वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का समर्पण की ओर से संचालित की जाने वाली क्लासों में। अपना जो आज का टॉपिक है, अपना जो मुख्य टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये अपनी यूनिट है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रथम यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। उसमें अपना चैप्टर नंबर जो 2 है वो चल रहा था। अपने दूसरे अध्याय का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका एक टॉपिक चालू किया, पढ़ लिया था हमने, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, पढ़ नहीं लिया था, इसको अपन पढ़ रहे थे। इसी टॉपिक के अंतर्गत अपना जो आज का टॉपिक शुरू होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी परागकोश का परिवर्धन। अपन बात करेंगे एंथर के डेवलपमेंट की, क्योंकि जो नर युग्म कोशिका बनता है वो पराग कणों के अंकुरण से बनता है और जो पराग कण बनते हैं वो बनते हैं परागकोश में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्ट परागकोश का प्रवर्धन कैसे होता है। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी संरचना कैसे होती है, इसमें परागकणों का निर्माण किस तरीके से होता है जो आगे चलकर नर युग्मोद्भिद बनाएंगे। जैसे कि ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, छोटा सा डायग्राम, इसके अंदर ये पूतंतु है और ये परागकोश है। अब अगर हम थैलेमस पे या पूतंतु पे बात करें तो परागकोश अपने शुरुआती चरण में एक गोल कुम्हार जैसी संरचना के रूप में प्रकट होता है। परागकोश की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो इसका जो परिवर्धन होता है ये उत्पत्ति में होता है यूस्पोरेंजिएट प्रकार का। यूस्पोरेंजिएट प्रकार का इसका परिवर्धन होता है। अब यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन क्या है? यूस्पोरेंजिएट परिवर्धन वह परिवर्तन है जिसमें परागकोश का निर्माण ऑर्कियोस्पोरियल कोशिकाओं के ग्रुप से होता है। ग्रुप का मतलब जब एक से ज्यादा ऑर्किस्पोरियल कोशिकाएं होती हैं और वो सभी कोशिकाएं परागकोश के निर्माण में भाग लेती हैं तो ऐसे परागकोश की उत्पत्ति को यूस्पोरेंजिएट प्रकार की उत्पत्ति कहा जाता है। या शॉर्ट में आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऑर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं जब एक से ज्यादा ऑर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं परागकोश का परिवर्धन कर रही हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, तो उसे कहा जाता है यूस्पोरेंजिएट। अब हम बात करते हैं कुछ डायग्राम जो अपने को बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। आप इन डायग्राम्स पे एक बार नजर मारो। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये एक टीएस है, यंग परागकोश की टीएस आपको दिखाई दे रही है। तरुण परागकोश का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम ये मैंने यहाँ बनाया है। अच्छा, इसके अंदर ये जो ऊपर वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये वाली लेयर, ये एपिडर्मिस है। इसकी लेयर है एपिडर्मिस की लेयर है। एपिडर्मिस की लेयर है ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर एपिडर्मिस की लेयर है। ये जो संरचना आपको नजर आ रही है ये शुरुआत में परागकोश इस तरीके से नहीं होता। जब इसका निर्माण होना शुरू होता है तो प्रारंभिक अवस्था में जब परागकोश का निर्माण होना शुरू होता है तो ये गोल या कुम्हारनुमा संरचना के रूप में प्रकट होता है। अपने प्रवर्धन की प्रक्रिया में परागकोश सर्वप्रथम एक कुम्हार जैसी गोल संरचना के रूप में प्रकट होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब इसका परिवर्तन होता जाता है, ये डेवलपमेंट करता है, तो इसके अंदर हमारे को कोनों जैसी अवस्थाएं दिखाई देने लग जाती हैं। अगर हम परागकोश का डायग्राम या इसके अनुप्रस्थ काट लेकर इसकी संरचना को देखें तो हमारे को इसमें स्पष्ट रूप से 4 कोने दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 और 4, इस तरह कोनों जैसी व्यवस्था हमारे को इसके अंदर दिखाई देने लग जाएगी। शुरू में ये गोल होता है, बाद में इसके कॉर्नर बन जाते हैं। एक परिपक्व परागकोश की संरचना में अपने को ये कॉर्नर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे। अब इसके शुरुआती प्रक्रिया की बात करें तो अपने शुरुआती चरण में प्रवर्धन की प्रक्रिया के शुरुआती चरण के अंदर ये जो परागकोश है ये जो कुम्हारनुमा संरचना के रूप में जब प्रकट होता है तो इस गोल जैसी संरचना के अंदर विभिन्न प्रकार की विभिन्न कोशिकाओं का समूह होता है। विभिन्न कोशिकाएं समूह ये जो दिखाई दे रही है आपको, मैंने यहाँ इसको ये कोशिकाओं को मैंने एक साथ यहाँ दर्शा दिया है। इनको विभज्योतकी सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभज्योतकी सेल्स, यानी विभाजनशील कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होने की क्षमता रखती हैं और आपको इन कोशिकाओं के चारों तरफ ये जो लेयर देखने को मिल रही है इस लेयर को एपिडर्मिस या अधिचर्म की परत कहा जाता है। ये इसकी इन कोशिकाओं के ऊपर एक अपने को जो लेयर देखने को मिलेगी अधिचर्म या एपिडर्मिस की लेयर है। तो शुरुआती चरण के अंदर परागकोश हमारे को इस प्रकार से दिखाई देगा। अब जैसे जैसे इसका प्रवर्धन होता है, प्रारंभिक अवस्था में एक गोल उभार जैसी संरचना के रूप में हमारे को परागकोश दिखाई देता है, ये प्रकट होता है। इस अवस्था में यह विभज्योतकी सेल्स का एक समूह होता है। इन विभज्योतकी कोशिकाओं के जो विभज्योतकी सेल्स हैं, इन कोशिकाओं के समूह को एक लेयर घेरे हुई होती है। इस लेयर को क्या कहा जाता है? अधिचर्म कहा जाता है, या इसके चारों तरफ एक लेयर जो मौजूद है उसे अधिचर्म की लेयर कहते हैं।
अब धीरे धीरे इस डायग्राम के बाद जो आप आगे वाला डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप यहां नजर मारें, यहां पर जो ये इसके परिवर्तन के अंदर जो पराकोष का सेंटर वाला जो मध्य वाला भाग होता है, इस मध्य वाले भाग के अंदर कोशिकाओं के आपस में मिलने से या कोशिकाओं के समूह मिलकर वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करते हैं, या सबसे पहले इसके सेंटर के अंदर सैवन ऊतकों का निर्माण शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में सैवन ऊतकों का निर्माण होता है। इसकी जो संपूर्ण प्रोसेस संपन्न हो रही है, उसकी जो थ्योरी है ये आपको यही बोर्ड पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ से इसके लाइन टू लाइन नोट्स भी बना सकते हैं और इसको देखकर आसानी से इसको समझकर या इन लाइनों के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। विभज्योति की सेल्स का जो समूह, ये सैवन ऊतकों का सब सेंटर के अंदर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब शीघ्र ही इसके परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या होगा, इसके जो आपको एक कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, इन कॉर्नर के अंदर ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अब ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स कौन सी हैं, क्योंकि अधिचर्म के नीचे ये सभी कोशिकाएं मेरिस्टेमिक सेल्स हैं, विभज्योत की कोशिकाएं हैं। अब यही विभज्योत की कोशिकाएं क्या कर लेंगी, ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स का निर्माण कर लेंगे। ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स को प्रपशु कोशिका भी कहा जाता है। देखो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कोशिका की जो परत आपको दिखाई दे रही है पूरे परागकोश की संरचना में, ये एपिडर्मिस की लेयर है। एपिडर्मिस लेयर मतलब ये बाहरी परत है, इसका मतलब ये जो क्षेत्र है ये एपिडर्मल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये एपिडर्मल क्षेत्र। और इस लेयर के जो अंदर की तरफ वाला ये जो पूरा पार्ट है, ये है हाइपोडर्मल क्षेत्र। तो एपिडर्मिस की लेयर के नीचे की जो कोशिकाएं हैं, जो हाइपोडर्मल क्षेत्र की कोशिकाएं हैं, ये सभी कोशिकाएं हाइपोडर्मल क्षेत्र की कोशिकाएं हैं। इसके सेंटर की तरफ की कोशिकाएं हैं ये सब। तो ये हाइपोडर्मल क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, जो कॉर्नरों पे मौजूद हैं, ये कोशिकाएं क्या करेंगी, धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि कर लेंगी। जब इनका आकार बढ़ेगा तो ये स्पष्ट रूप से अपने को थोड़ी बड़ी दिखाई देने लगेगी। यह आकार में अपने आप को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। और इनका जो जीवद्रव्य है वो गाढ़ा हो जाता है और जीवद्रव्य की मात्रा भी इन कोशिकाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान दें, सभी कोशिकाओं के अंदर प्रक्रिया नहीं होगी। कोनों पर उपस्थित हाइपोडर्मल क्षेत्र की कुछ कोशिकाओं के अंदर ये प्रोसेस शुरू होती है। जैसे यहाँ इस कोने पे शुरू हो रही है, यहाँ पर सभी जगह इस कोनों में अपने को ये देखने को मिलेगी। तो कुछ कोशिकाएं अपना आकार बढ़ा लेती हैं, इनमें जीवद्रव्य की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जीवद्रव्य गाढ़ा हो जाता है। और इन कोशिकाओं में, अन्य कोशिकाओं की तुलना में इन कोशिकाओं में अपने को स्पष्ट और बड़ा केंद्र दिखाई देने लग जाता है। क्या देखें, इन सेल्स में स्पष्ट और बड़ा केंद्र वह घना कोशिका द्रव्य बनता है। इन्हीं सेल्स को क्या कहा जाता है, ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछे ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स किसे कहते हैं, तो आप बताओ। जब परागकोश का परिवर्तन होता है तो एपिडर्मिस की लेयर के नीचे हाइपोडर्मल क्षेत्र के अंदर परागकोश के परिवर्तन की प्रक्रिया में, परागकोश की संरचना में जो कॉर्नरों पर जो सेल्स होती हैं, ये अपने जीवद्रव्यों को गाढ़ा और अपनी जीवद्रव्यों की मात्रा को बढ़ा लेती हैं और इनमें स्पष्ट केंद्र हमारे को नजर आने लगता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ऑर्कियोस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका कहा जाता है। अच्छा, प्रपशु कोशिका हमने जो बनाई है, ये देखो इसकी संरचना में यहाँ पर, तो ये सब मिलकर एक ग्रुप हो गया कोशिकाओं का। जैसे यहाँ सिर्फ अकेली यही बनती तो सिर्फ एक ही कोशिका होती, लेकिन यहाँ पर जगह जगह एक से ज्यादा कोशिकाएं बन रही है। इसीलिए हमने इसकी उत्पत्ति की जो बात की थी वो कौन सी की थी, यूस्पोरेंजिएट प्रकार की उत्पत्ति, जब एक से ज्यादा ऑर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं इसके निर्माण में भाग ले रही हैं। अब क्या होगा, ऑर्कियोस्पोरियल जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर परिणत विभाजन होगा। ऑर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं सभी कोनों में मौजूद सभी ऑर्कियोस्पोरियल कोशिकाओं में क्या शुरू हो जाएगा, परिणत विभाजन होना शुरू हो जाएगा। परिणत विभाजन क्या होता है, जब कोशिका की सतह के समानांतर, परिणत विभाजन का मतलब होता है जब कोई एक सेल है, इसकी जो सतह है, इस सतह के एग्जैक्ट समानांतर, सतह के समांतर अगर कोशिका का विभाजन हो रहा है तो इस प्रकार के विभाजन को क्या कहा जाता है, परिणत विभाजन कहा जाता है, जो कोशिका की सतह के समांतर होता है। तो ऑर्कियोस्पोरियल सेल में कोशिका की सतह के समांतर परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन से अधिचर्म के नीचे की प्राइमरी पेरिटल सेल और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखें, आप डायग्राम पे नजर मारें, ये सभी ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स हैं। अच्छा, अब इसके आगे मैंने यहाँ लिख दिया है विभेदित प्रपशु कोशिकाएं, मतलब इन ऑर्कियोस्पोरियल सेल्स के अंदर विभेदन होना शुरू हो गया। जब ये ऑर्कियोस्पोरियल कोशिकाएं विभेदित होती हैं तो एक से अधिक, मतलब एक कोशिका विभेदित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो विभेदित होने वाली ये कोशिकाएं जो ऊपर वाला एपिडर्मल क्षेत्र है उधर की तरफ भी कोशिका बन जाती है
और जो दूसरी विभेदित कोशिका विभेदित होकर बनेगी वो नीचे वाले क्षेत्र की बढ़ेगी, सेंटर की तरफ। यहाँ पर इधर देखो, जैसे ये एक ही कोशिका थी, इस कोशिका के विभेदन से ऊपर वाले क्षेत्र की तरफ और नीचे वाले क्षेत्र की तरफ अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं। एपिडर्मल क्षेत्र की तरफ यानी बाहरी क्षेत्र की तरफ और हाइपोडर्मल क्षेत्र की तरफ बनने वाली कोशिकाएं, जो एपिडर्मल क्षेत्र की तरफ बनती हैं ये एपिडर्मिस की लेयर के जस्ट नीचे रहती हैं, और जो दूसरे अंदर की तरफ वाली कोशिकाएं होती हैं ये उन कोशिकाओं के नीचे हाइपोडर्मल क्षेत्र की तरफ बनती हैं। तो इन कोशिकाओं के विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक है पीपीसी सेल, इसको बोलते हैं प्राइमरी पेरिटियल सेल, हिंदी में इसको अपन बोल सकते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राइमरी पेरिटियल सेल यानी प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और अंदर की तरफ तो सेल्स बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, इनको बोलते हैं पीएससी। ये पीएससी सेल है, इनको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल यानी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं। तो इस तरह सभी ऑर्गेनोस्पेरल कोशिकाएं डिवाइड होकर दो प्रकार की सेल्स बना लेंगी, प्राइमरी पेरिटियल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब पीपीसी और पीएससी दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर लगातार विभाजन होना शुरू होता है, इनमें जो विभिन्न परागकोश की संरचना का निर्माण कर लेती है। यहाँ आपको ये दिखा हुआ मिलेगा, आर्कियोस्पोरियल सेल परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर अधिचर्म के नीचे प्राइमरी पेरिटियल सेल और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाती है। ये पीपीसी और पीएससी दोनों प्रकार के जो सेल हैं ये निरंतर विभाजित होना शुरू होते हैं और संपूर्ण परागकोश का निर्माण कर लेती है। क्योंकि ये जो दोनों प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग तरीके से परागकोश का निर्माण में भाग ले रही है, लेकिन जो एक कोशिका है ये बीजाणुजन ऊतकों का निर्माण करती है, और ये जो दूसरी कोशिका है पीपीसी सेल ये क्या करती है, ये इसकी परतों का निर्माण करती है। ये पीपीसी जो सेल है, इस पीपीसी सेल के अंदर परिणत और अपनत दोनों प्रकार का विभाजन होता है। जैसे अभी अपन ने बात की परिणत विभाजन, वो सेल की सतह के समांतर होता है, और अगर हम बात करें अपनत विभाजन की तो वो सेल की सतह के एग्जैक्ट समकोण पर होता है। परिणत विभाजन सतह के समांतर होता है, और जो अपनत विभाजन है ये अपनत विभाजन सतह के, कोशिका की जो सतह है इसकी सतह के समकोण पर होता है। तो इस तरह परिणत और अपनत विभाजन द्वारा ये जो बनने वाली पीपीसी सेल थी ये विभाजित होना शुरू करती है और बार बार विभाजित होकर बहुत सी कोशिकाएं बनाती है। ये बहुत सारी कोशिकाएं अलग अलग परतों का निर्माण कर देती है, और इस तरह परागकोश की संरचना के अंदर पीपीसी सेल से 3 से 5 स्तरों की भित्तीय परतों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये जो पीपीसी सेल है ये 3 से लेकर 5 लेयर बना देती है। हालांकि ज्यादातर में अपने को मुख्य 3 ही लेयर देखने को मिलेंगी। ये जो 3 लेयर बनती है मोटे तौर पर, ये 3 लेयर है, एक है अंतःस्तर, एक है मध्यप्रत और एक है टेपिटम। अंतःस्तर को एंडोथीसियम भी कहा जाता है, मध्यप्रत को मिडिल लेयर कहा जाता है, और टेपिटम जो तीसरी परत सबसे अंदर की तरफ बनती है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें अगर पीएससी सेल की, प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल की बात करें, तो इस ये अंदर की तरफ जो वाली सेल्स थी इनके अंदर समसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है। दोबारा देख ले, एक बार समझ ले इस चीज को। पीपीसी सेल विभाजित होती हैं परिणत और अपनत विभाजन के द्वारा, और विभाजित हो होकर परागकोश की लेयर जो होती है इसकी संरचना में जो ऊपर नीचे एक के ऊपर एक ऊपर नीचे जो परतें अपने को देखने को मिलेंगी, इन परतों का निर्माण पीपीसी सेल करती है। और ये जो पीएससी सेल है ये करती है बीजाणुजनक ऊतकों का निर्माण, जो आगे चलकर लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। पीएससी सेल प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, इन कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। पीएससी सेल के अंदर समसूत्री विभाजन होने से बीजाणुजनक ऊतकों का क्या हो जाता है, निर्माण। ये जो पीएससी सेल के अंदर समसूत्री विभाजन होता है तो इन कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। इन सभी कोशिकाओं के समूह को बीजाणुजनक ऊतक कहा जाता है, और बीजाणुजनक ऊतक की हर एक कोशिका किसका काम करने लग जाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करने लग जाती है। यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका परागकण के निर्माण के लिए प्रथम कोशिका के रूप में काम करेगी। तो हर एक कोशिका, इस ऊतक की हर एक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करेगी। अगर एक चीज यहाँ देखो, हमने जो पीपीसी सेल बनाई थी वो 3 लेयर बना रही है, अंतःस्तर, मध्यप्रत और टेपिटम। अब एक जो परिपक्व परागकोश है, इस परिपक्व परागकोश की जो संरचना है, अगर हमारे पास परागकोश परिपक्व हो गया, तैयार हो गया, तो इसमें हमें अब 4 परतें देखने को मिल रही है। 4 परतें कौन कौन सी हैं? एक तो जो सबसे पहले मैंने बात करी थी एपिडर्मिस, दूसरी इसके नीचे क्या बन गई, एंडोथीसियम। किसने बना दी थी? पीपीसी सेल ने। और पीपीसी सेल के बहुत सारी कोशिकाओं जो विभाजित होकर अलग अलग परतें बना रहे, तो एंडोथीसियम के नीचे क्या बन गई, मिडिल लेयर।
मिडिल लेयर के नीचे क्या बनेगी, टेपिटम। लेकिन देखने की चीज ये है कि जो एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये जो तीन परतें बन रही हैं, ये हैं तीनों ही परतें ओर्क्योस्पोरियल सेल से बनती हैं। किससे बनती हैं, ओर्क्योस्पोरियल सेल से बनती हैं। ये तीनों ओर्क्योस्पोरियल लेयर है, ये दोनों यहाँ गलती से लिखे, ये तीनों ओर्क्योस्पोरियल लेयर यानी प्रपशु कोशिकाएं इन तीनों परतों का निर्माण करती हैं। एक जो चौथी परत है जिसकी अपन ने बात की थी शुरू में, वो एपिडर्मिस सबसे ऊपर पहले से मौजूद है। देखो हर एक डायग्राम में यहाँ ये एपिडर्मिस के लेयर, यहाँ पर भी इसकी संरचना में एपिडर्मिस के लेयर, यहाँ पर भी इसकी संरचना में आपको एपिडर्मिस की लेयर देखने को मिल रही है। तो ये एपिडर्मिस की लेयर पहले से निर्मित है, इसका निर्माण प्रपशु कोशिकाएं नहीं कर रही है। ये जो तीनों लेयर हैं यही आर्कियोस्पोरियल लेयर या प्रपशु कोशिकाओं से निर्मित परतें हैं। इस तरह परागकोश का डेवलपमेंट संपूर्ण होता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक अपन बात करेंगे वो करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथम, परागकोश की संरचना किस तरीके से होती है।